गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI। हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन कम्यूटेटर टाइप और एक कम्यूटेटर टाइप। तो हम लोग नॉन कम्यूटेटर टाइप पढ़े थे जिसमें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और शैडेड पोल मोटर आता है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हमने 4 टाइप के इंडक्शन मोटर पढ़े थे। एक था हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। इसी को हम लोग 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। और जब इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग हो जाती है तो इसी को ये कैसे वर्क करता है, एज अ परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे शैडेड पोल मोटर। तो हमने देखा था कि शैडेड पोल मोटर में जो उसके पोल्स थे उसमें हम लोग एक कॉपर की रिंग के द्वारा शॉर्ट कर रहे थे, जिसको हम शैडेड रिंग कहते थे या शैडेड पोल कहते हैं या शैडेड पोर्शन कहते हैं। और बाकी जो पोल के बचे हुए भाग थे उसको हम अनशैडेड पोल कहते हैं, अनशैडेड पोर्शन कहते हैं। ये सारी चीज़ें थी। शैडेड पोल इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो बहुत ही कम था, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम थी। और स्टार्टिंग टॉर्क कम होने के कारण हम इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे खिलौनों में, हेयर ड्रायर में, इन सारे जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो बहुत ही कम है। उसके बाद हमने देखा था कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में सबसे अच्छा हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर था। क्यों? क्योंकि इसमें हम 2 टाइप के कैपेसिटर का यूज़ कर रहे थे, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में जोड़ते हैं जो कि पेपर टाइप का होता है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का। इतनी बातें क्लियर है। और जब हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जब इंडक्शन मोटर जो होती है वो 70 से 75% तक स्पीड प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो सर्किट से अलग हो जाता है। और जब स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर वर्क एज अ परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि बताइए कौन सा मोटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद हमने इस मोटर की क्वालिटी क्या थी कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही अच्छा था। हमें जितने भी नॉन कम्यूटेटर मोटर थे उसमें सबसे अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का था। इस स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी अच्छी थी और ये स्टार्टिंग करंट जो था वो कम ले रहा था। इतनी बातें क्लियर थी। तो हम इसका यूज़ ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह हो गया। इन सारे जगहों पे हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल मोटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर जो है वो हमारा किस में यूज़ होता है? मिक्सर वगैरह में यूज़ होता है। हम इसका अगर डायग्राम बनाएंगे ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा बना हुआ है, इस पे हम बाइंडिंग कर दे रहे हैं।
ये हमने दोनों पोल्स के पे बाइंडिंग कर दी है। ठीक है, ये हमने दोनों पोल्स पे बाइंडिंग कर दिया है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जो कटा कटा पोर्शन है, ये क्या है, हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, और ये जो बीच के पार्ट्स लगे हुए हैं, ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। यहाँ पर हम लगाते हैं कार्बन ब्रश। ये क्या है, हमारा कार्बन ब्रश। आपको पता है कि कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना। हम कह सकते हैं कि कार्बन ब्रश जो होता है वो कार्बन का बना होता है, कॉपर का हम नहीं बनाते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो सही नहीं होता है, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसमें हम कार्बन ब्रश, हमेशा ब्रश जो बनता है वो कार्बन का ही बना होता है और इसका काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है, करंट को कलेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, ये बन गया हमारा यूनिवर्सल मोटर। यहाँ से हम सप्लाई देंगे। ये हमने यहाँ पे सप्लाई दे दिया है। ठीक है, इस तरह से, ये ऐसे, ये मैंने आपको बता दिया, ये आर्मेचर है, ये कम्यूटेटर है और ये जो बीच में कटे हुए पार्ट्स हैं वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है, हमारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसे। देखिए, जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है ये क्या करता है, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टॉर्क दो टाइप के हो गए, एक बाई डायरेक्शनल हो गया और एक यूनि डायरेक्शनल हो गया। तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो दो तरह का टॉर्क प्रदर्शन, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन करता है ऐसा, यूनिवर्सल मोटर करता है। सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक यूनिवर्सल मोटर ही ऐसा होता है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, एसी और डीसी सप्लाई पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसी या डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है, दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। दोनों सप्लाई पर कार्य करता है, मतलब एसी पे भी कार्य करता है और डीसी पे भी कार्य करता है। जो इसका रोटर होता है वो कैसा होता है, बॉन्ड टाइप का होता है। हम कह सकते हैं कि रोटर स्क्वायरल केस टाइप का होता है। कैसा होता है, स्क्वायरल केस टाइप का होता है, स्क्वायरल केस टाइप का होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर किस तरह का होता है, स्क्वायरल केस टाइप का होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वॉन्ड टाइप का होता है। यहाँ पर अगर दे के लिखें तो वॉन्ड टाइप का होता है। ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सल मोटर के बारे में 4 बात बताएं। पहली बात ये कि ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है और ये इसका रोटर जो होता है वो वॉन्ड टाइप का होता है। अगर हमें यूनिवर्सल मोटर की स्पीड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना है तो या तो हम आर्मेचर में कनेक्ट सप्लाई को या फिर सप्लाई के कनेक्शन को, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करके हम यूनिवर्सल मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्शन, घूमने की दिशा बदलने के लिए फील्ड या आर्मेचर मतलब दोनों में से एक की सप्लाई को, के कनेक्शन को, यहाँ पे क्या है, के कनेक्शन को चेंज करके घूमने की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। घूमने की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यूनिवर्सल मोटर का चेंज होता है और कैसे चेंज होता है? आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी भी एक के सप्लाई को, कनेक्शन को हम चेंज करके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। शैडेड मोटर में हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं चेंज कर सकते हैं। और अगर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की बात करेगा तो वहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के ही कनेक्शन को चेंज करेंगे और चेंज करके हम घूमने की दिशा को परिवर्तित कर लेंगे। ये था हमारा यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। इसका यूज़ हम ज़्यादातर मिक्सर वगैरह में ही करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर यहीं पे इसका यूज़ होता है और कहीं पे यूज़ नहीं होता है। यूज़ मिक्सर और ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, ये काम कैसे करता है? जब हम इसे एसी या डीसी सप्लाई देते हैं, जब हम इसको एसी या डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो आर्मेचर की मैग्नेटिक लाइंस होती हैं और फील्ड की मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे को काटती हैं और कटने के कारण यानी फ्लक्स कट होता है और कट होने के कारण जो रोटर होता है वो घूमने लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करता है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही 3-4 पॉइंट यहाँ से पूछे जाएंगे। एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, दूसरा एसी डीसी सप्लाई और घूमने की दिशा को कैसे बदलेंगे और यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो मिक्सर और ग्राइंडर में। ठीक है, ये था हमारा यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर जो होता है वो लगभग डीसी सीरीज मोटर की तरह ही होता है। आपने डीसी सीरीज मोटर पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या करेंगे कि एसी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हालांकि अगर डीसी सीरीज मोटर को हम एसी से कनेक्ट करेंगे, एक चीज़ और जो हमने यूनिवर्सल मोटर देखा था वो वर्क करता है एज अ डीसी सीरीज मोटर। कैसे वर्क करता है? एज अ डीसी सीरीज मोटर। यूनिवर्सल मोटर वर्क एज अ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कैसे वर्क करता है, एज ए डीसी सीरीज मोटर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर जो होता है, पहले हम डीसी सीरीज मोटर देखते हैं। तो हम डीसी सीरीज मोटर में देख रहे थे कि यहाँ पर एक आर्मेचर था, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फील्ड वाइंडिंग कर दी थी और यही हमारा डीसी सीरीज मोटर था। यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेते हैं और अगर जनरेटर रहता है तो लोड कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है। ये हमारी सीरीज वाइंडिंग थी, मतलब कि RAC। ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर। इसी तरह DC सीरीज मोटर होता है, ये क्या है, कार्बन ब्रश है, ठीक है। यहाँ पे जो करंट ये क्या है हमारा, यहाँ से जो जाएगी वो क्या होगी, ISE, और ये क्या होगा हमारा IA, यानी कि आर्मेचर करंट, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा DC सीरीज मोटर। इसी DC सीरीज मोटर को हम AC से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, AC से कनेक्ट करेंगे। AC से कनेक्ट करने पर ये कैसा यूनि डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे देखिए, जब हम AC से कनेक्ट करेंगे, AC से कनेक्ट करने पर यूनि डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। जब हम AC से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या क्या लॉसेज होगा, देखिए हिस्टेरिसिस और ED करंट लॉसेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, इसकी एक बात है, ये चलता किस पे, DC पे चलता है, और DC पे जब हम चलाते हैं तो इसमें हम लोड ज़रूर रखते हैं। अगर हम बिना लोड के चलाएंगे तो इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही हाई हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट स्पीड पे चलने लगता है। और स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब कि हम जब DC सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, लोड पर ही चलाना चाहिए। लोड पर चलाएंगे तभी ये मतलब कि रोटेट करेगा। और ज़्यादातर हम इसको कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन में ही करते हैं, एज अ बूस्टर की तरह, और तो कोई DC सीरीज मोटर का यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हम इसी को AC से जोड़ें, तो जब हम AC से जोड़ेंगे तो ये मोटर जो है वो घूमने तो लगेगा, यानी रोटेशन तो होगी, लेकिन वो कैसा प्रोड्यूस करेगा, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद इसमें कुछ जैसे कुछ देखिए क्या क्या कम होता है और क्या क्या ज़्यादा होता है, क्या लॉसेस ज़्यादा होते हैं, क्या कम होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो ED तथा हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ने के कारण कम हो जाती है। इसकी इफ़िशियंसी ED करंट लॉस तथा हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ने के कारण कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका पावर फैक्टर। इसका पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर तो लो होगा। क्यों लो होगा, फील्ड तथा आर्मेचर वाइंडिंग के मध्य जो इंडक्टेंस है उसका मान कम हो जाता है। इसका पावर फैक्टर लो हो जाता है क्योंकि फील्ड तथा आर्मेचर वाइंडिंग के बीच का इंडक्टेंस कम हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के बीच का इंडक्टेंस कम होने से सिंगल फेज AC सीरीज मोटर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम कहेंगे कि सिंगल फेज AC सीरीज मोटर जो है उसका पावर फैक्टर डाउन हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ब्रश पर स्पार्किंग अधिक होती है। ब्रश पर स्पार्किंग अधिक होती है। ब्रश पर स्पार्किंग अधिक होती है। क्यों?
क्योंकि देखिए जब कम्यूटेटर होता है ना उसमें क्या जुड़ा होता है, ब्रश जुड़ा होता है, और ब्रश जब एक दूसरे को टच करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट्स था और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ये ब्रश जुड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, हमारा ब्रश है, और ये क्या है, यहाँ पे दो वाइंडिंग हुई है, ऐसे करके वाइंडिंग हुई है, ये वाइंडिंग हुई है। तो ये क्या हुआ कि ये इसको टच कर रहा है, ये बार बार इसको टच कर रहा है। ब्रश जो होता है वो जीएनए यानी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर कांस्टेंट होता है, और एमएनए पर जीएनए जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसी पे हम ब्रश लगाते हैं। तो ब्रश लगाने की वजह से ब्रश भी कांस्टेंट हो जाता है, और एमएनए जो होता है वो घूमता रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये इसको टच करता है, टच करने की वजह से कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ब्रश पर स्पार्किंग होने लगती है, एक्सेस करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ से जो करंट फ्लो हुई वो आई और यहाँ से आई, ये हो गया 2I। तो 2I होने की वजह से ब्रश पर स्पार्किंग जो होगी वो अधिक होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें इस कमी को दूर करना है, ठीक है। इस कमी को दूर करके हमें सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए बनाना है। तो इस कमी को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसकी ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ गया है, उसको हम कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, हम लेमिनेशन कर देंगे और अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे। तो रिड्यूस यानी कम करने के लिए आर्मेचर को लैमिनेट कर देंगे। किससे करेंगे, सिलिकॉन स्टील से। आर्मेचर को लैमिनेट करते हैं सिलिकॉन स्टील से जिससे ईडी करंट लॉस कम हो जाता है तथा अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। मटेरियल जैसे CRGO वगैरह हो गया, मटेरियल यूज़ कर तथा मटेरियल अच्छा जैसे कि CRGO यूज़ करते हैं जिससे हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है, ठीक है। जिससे हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। हम इसको क्या करें, ये तो DC सीरीज मोटर को जब हम AC से कनेक्ट कर रहे थे तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, अब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेमिनेशन की और CRGO अच्छा मटेरियल यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद ईडी और हिस्टेरिसिस लॉस जो था वो कम हो जाएगा। अब हमें पावर फैक्टर को बढ़ाना है, तो हम पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को कम कर देंगे। फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को कम करके पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। सुधारा जा सकता है, ठीक है। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम कर देंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा तो उसका पावर फैक्टर जो होगा वो सुधारा जा सकता है। उसके बाद आता है हमें कम्यूटेशन प्रॉब्लम को दूर करना है, क्योंकि स्पार्किंग कैसे हो रही है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि एक यहाँ से आई मिल रहा है, एक यहाँ से आई मिल रहा है, और दोनों 2I हो गए, मतलब कि कम्यूटेशन में स्पार्किंग अधिक हो रही है, ठीक है। एक्सेस करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो होने की वजह से स्पार्किंग हो रही है। तो उस स्पार्किंग को दूर करने के लिए हम यानी
कम्यूटेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग जो होती है वो हम आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए भी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो एक डैम्पर बाइंडिंग भी करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग भी करते हैं, इंटरपोल का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। लेकिन अगर ब्रश पर स्पार्किंग अधिक हो रही है तो स्पार्किंग का मतलब ही है कि वहाँ पे कम्यूटेशन प्रॉब्लम है। अगर कम्यूटेशन प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पे कंपनसेटिंग बाइंडिंग कर देंगे, या फिर हम इंटरपोल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको जब डीसी मोटर पढ़ाया था तो उसमें दिखाए थे कि जो आर्मेचर होता है उसमें जो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, उनके बीच में हम एक इंटरपोल भी लगा देते हैं। ठीक है, वो इंटरपोल, और उसी पे हम लोग कंपनसेटिंग बाइंडिंग भी कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो स्पार्किंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये था हमारा सिंगल फेज एसी सीरीज़ मोटर। हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सेवाओं में। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सेवाएं होती हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सेवाओं में 15/25 हर्ट्ज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। देखिए, जो हम यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो वर्क एज ए डीसी सीरीज मोटर करता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जब हम उसे एसी या डीसी सप्लाई पे वर्क करा सकते हैं, दोनों सप्लाई पे काम करता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। यूज़ कहाँ करते हैं? मिक्सर में, ग्राइंडिंग में। जब हम इस मोटर को एसी या डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो आर्मेचर की जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, जो फील्ड की मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, दोनों परस्पर में प्रतिक्रिया करती हैं, या फिर हम दोनों आपस में फ्लक्स को कट करती हैं, और कट करने की वजह से हमारा रोटर जो होता है वो घूमने लगता है। और उसका रोटर कैसा होता है? वॉन्ड टाइप इंडक्शन मोटर का होता है। इसके बाद आते हैं हम सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर पर। सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर जो होती है ये एक डीसी सीरीज मोटर ही होती है। जब हम डीसी सीरीज मोटर को डीसी की बजाय एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो घूमता तो है, घूमेगा। तो देखिए, जब डीसी सीरीज मोटर पढ़े थे तो हम वहाँ पे देखे थे कि इसे हम बिना लोड के नहीं चला सकते हैं। अगर बिना लोड के चलाएंगे तो स्पीड बहुत ही हाई हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पीड इनफाइनाइट हो जाता है, और इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट, लोड कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम इसे डीसी की बजाय एसी से जोड़ेंगे तो एसी से जोड़ने पे क्या होगा कि घूमेगा, और घूमेगा तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। इसके घूमने की वजह से, मतलब कनेक्ट करने की वजह से, इसमें 3 प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाता है। ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस के बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर को लैमिनेट कर देते हैं। किससे करते हैं? सिलिकॉन स्टील से। जब हम आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट कर देंगे और सीआरजीओ मतलब कि अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि लैमिनेशन करने से ईडी करंट लॉस कम होगा, और अच्छा मटेरियल यूज़ करने से हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि जब हम एसी पे कनेक्ट करते हैं तो इसका पावर फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच का इंडक्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2πfl। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी डीसी में तो 0 होती है लेकिन एसी में 50 हर्ट्ज होती है। तो 50 हर्ट्ज होने की वजह से यहाँ पे आपका जो इंडक्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, एल जो हो जाएगा वो हमारा कम हो जाएगा, और जब एल कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगा, यानी कि एक्सएल जो होगा वो भी कम हो जाएगा।
तो जब हमारा इंडक्टेंस कम हो जाएगा तो इससे पावर फैक्टर जो होगा वो लो हो जाएगा। अब हमें पावर फैक्टर को अच्छा करना है, तो पावर फैक्टर को अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को कम कर देंगे और आर्मेचर वाइंडिंग के टर्न्स को वैसे ही रहने देंगे। तो जब फील्ड वाइंडिंग का टर्न्स कम हो जाएगा तो वहाँ पर हम पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक्सेस करंट फ्लो हो रहा था। एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से कम्यूटेशन प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि ब्रश पर स्पार्किंग ज़्यादा हो रहा था। उस स्पार्किंग को कम करने के लिए हमने कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दी है। इसी स्पार्किंग को हम लोग क्या कहते हैं, आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो यही एक आर्मेचर रिएक्शन का रूप पकड़ लेता है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन भी 3 टाइप्स के हो जाते हैं, एक मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए भी हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं और इंटरपोल का भी यूज़ करते हैं। इंटरपोल लगा कहाँ होता है, आर्मेचर जो होता है उसमें जो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ उनके बीच में हम इंटरपोल कर देते हैं, इंटरपोल लगा देते हैं। और अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपसे पूछेगा तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो पोल्स के ऊपर ही कर दी जाती है। पहली एलवी की जाती है, फिर एचवी, फिर एलवी, फिर एचवी, फिर एलवी, फिर एचवी। इस तरह से हम लेयर बनाते हैं और कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने से हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक कम्यूटेशन प्रॉब्लम कम होती है, मतलब कि स्पार्किंग कम हो जाता है, और दूसरी बात ये कि आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।